नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ललित कुमार अमित क्लासी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल पढ़ा कि विधि क्या है और विधि के प्रकार भी पढ़े, जिसमें हमने सबसे लास्ट में राष्ट्रीय विधि पढ़ी थी। राष्ट्रीय विधि भी दो प्रकार की थी, लोक विधि और प्राइवेट विधि। लोक विधि थी हमने वो तीन प्रकार की थी, संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि और आपराधिक विधि। जो सबसे लास्ट वाली थी आपराधिक विधि, हम उसका वर्गीकरण करते हैं आज। आपराधिक विधि का वर्गीकरण। आपराधिक विधि दो प्रकार की होती है। नंबर एक मूल विधि, नंबर दो प्रक्रिया विधि। जो मूल विधि है इसके अंतर्गत हम आईपीसी, जो आईपीसी है वो एक मूल विधि है। मूल विधि में इस भारतीय दंड संहिता में क्या है? अपराध की परिभाषा है, अपराध के अपवाद है और अपराध के लिए दंड की मात्रा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर धारा 378 आईपीसी की धारा 378, उसमें क्या है? चोरी की परिभाषा है। चोरी कब पूरी होगी उसके लिए उसमें धारा में बताया गया है कौन सी बात चोरी होगी। उसमें बताया है कि कोई उसके जो आवश्यक तत्व है उसमें नंबर एक है बेईमानी से, दूसरा है चल संपत्ति, तीसरा है कब्जे से और चौथा है बिना सहमति के और पांचवा है हटाता है। कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्वक किसी की चल संपत्ति उसके कब्जे में से उसकी बिना सहमति के हटाता है तो यह कहा जाता है कि वो चोरी करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कब्जे से हटाना, ना कि स्वामित्व से हटाना। जिसका भी कब्जा है, स्वामी का कब्जा है या किसी और का उस पर कब्जा है, उसके कब्जे से ही हटाना चोरी है। अब जिसके कब्जे में से उसे हटा रहे हो, बेईमानी पूर्वक हटा रहे हो, उसकी बिना सहमति के हटा रहे हो, तो वो चोरी है। जैसे अपराध के अपवाद, भारतीय दंड संहिता में एक चैप्टर अध्याय 4 है, उसमें अपराध के अपवाद बताए गए हैं। अपराध के अपवाद, साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। इसमें धारा 82 है एक। उस सामान्य तो ये है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसे फांसी की सजा या आजीवन कारावास दिया जाएगा। लेकिन धारा 82 कह रही है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर किसी की हत्या कर देता है तो ये कहा जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया। इस तरह इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं जो अपराध नहीं हैं, सामान्य में अपराध हैं, लेकिन अपवाद के अंतर्गत वे अपराध नहीं हैं। अपराध के लिए दंड की मात्रा, जैसे हमने चोरी की परिभाषा बताई है। चोरी अगर हो जाती है तो उसके लिए जो दंड की मात्रा धारा 379 में दी गई है। 379 में 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दूसरी है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि में क्या है? प्रक्रिया विधि 2 भाग में है। पहले भाग में है कि अपराध होने से पूर्व अपराध का निवारण, अपराध होने से पूर्व अपराध का निवारण, और दूसरी बात अपराध हो जाने पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर अपराध आपने ज़्यादातर यही सुनना होगा कि वो 151 में उसे चालान कर दिया, 151 में उसे चालान कर दिया। ये जो 151 है, 107 है, 110 है, जो इसमें जो मुचलके भरे जाते हैं वो सब अपराध होने से पूर्व का जो अपराधों का निवारण है, अपराध होने से पूर्व अपराधों का निवारण है। उसमें क्या है? भीड़ को नियंत्रण करना, परिशांति के लिए प्रतिभूति लेना। जैसे 151 में जो वो चालान कर दिया मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट को अब प्रतिभूति देकर वे छूट गए। उनके 1 साल वहाँ तारीख लगती है, 1 साल के लिए मुचलके भरे जाते हैं कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे,
जैसे लोक उपताप का निवारण, जैसे कोई आपके मोहल्ले में तेज़ आवाज़ में कोई डीजे बजा रहा है और जो निवासी है उनको परेशानी हो रही है, तो वो जो डीजे बजा रहा है वो क्या कर रहा है, लोक उपताप कर रहा है। तो पुलिस को आप फ़ोन करिए, पुलिस आएगी और इस चीज़ का निवारण करेगी। शांति कायम रखने के लिए कर्फ्यू आदि, आप देखते हो जैसे कर्फ्यू लगा दिया, धारा 144 लगा दी, कहीं 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इस तरह के जो प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई है, यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता लिख ले। इसके अंतर्गत प्रक्रिया विधि के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है, ये अपराध होने से पूर्व अपराधों का निवारण, अपराध होने से पूर्व अपराधों का निवारण। अब दूसरी बात है इसमें, अपराध हो जाने पर, अपराध हो चुका, किसी का मर्डर हो चुका, कहीं चोरी हो चुकी, कुछ भी हो चुका, लेकिन हो चुका, अपराध हो चुका, तो उस पर क्या होगी, अगर संज्ञेय अपराध तो FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज नहीं होती तो मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद होगा, और FIR दर्ज होगी तो अन्वेषण होगा, अन्वेषण होने के बाद गिरफ्तारी या फिर जमानत होगी, और फिर जांच और विचारण होगा, साक्ष्य लिया जाएगा और उसके बाद निर्णय होगा। निर्णय उसके दोष सिद्ध भी हो सकता है और दोष मुक्त भी कर सकता है। तो ये जो आपराधिक विधि का वर्गीकरण था, हमने इसमें बताया 2 प्रकार, आपराधिक विधि 2 प्रकार की होती है, मूल विधि और प्रक्रिया विधि। मूल विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता आती है और प्रक्रिया विधि के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता आती है। जो भारतीय दंड संहिता है, इसमें अपराध की परिभाषा, अपराध के अपवाद और अपराध के लिए दंड की मात्रा दी गई है। जैसे हमने बताया कि चोरी की परिभाषा 378 में है धारा, और साधारण अपवाद अध्याय 4 में है, और जो अपराध जो चोरी के लिए जो दंड की मात्रा है वो धारा 379 में है। चोरी के ये आवश्यक तत्व बताएं। अगर हाल में तो हम जब आगे IPC पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे किस किस चीज़ की चोरी हो सकती है, अपनी वस्तु की भी चोरी हो सकती है, क्या चोरी नहीं है। और जी ये दंड प्रक्रिया संहिता इस 2 भागों में बटी है। ये भी एक अपराध होने से पूर्व और दूसरा अपराध हो जाने के बाद। अपराध हो जाने से पूर्व जो अपराधों का निवारण है, जैसे भीड़ को नियंत्रित करना, परिशांति के लिए प्रतिभूति लेना और लोक उपताप का निवारण करना, शांति कायम करने के लिए कर्फ्यू आदि लगाना। और जो अपराध हो जाने पर है, अपराध हो जाने पर तो पुलिस थाने में FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज होगी तो फिर अन्वेषण शुरू होगा, अन्वेषण शुरू होगा तो गिरफ्तारी भी होगी, गिरफ्तारी होगी तो फिर जमानत भी होगी, जमानत होगी तो फिर विचारण भी चलेगा, ट्रायल भी चलेगा, उसमें एविडेंस भी आएंगे। एविडेंस के बाद जो कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायाधीश है, वो जजमेंट भी देगा। जजमेंट कैसा भी हो सकता है, उसे सज़ा भी हो सकती है और उसे छोड़ भी सकता है। तो हमने ये जो आपराधिक विधि का वर्गीकरण पढ़ा था। आइए और देखते हैं आगे। जैसे अपराध, हमें IPC पढ़ने से पहले, क्योंकि जो अपराध है वो IPC बता रही है, लेकिन अपराध क्या है वो पढ़ेंगे पहले। अपराध को इंग्लिश में क्राइम भी बोलते हैं और ऑफेंस भी बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है क्राइम और ऑफेंस में? तो समाज के आदर्शों के विरुद्ध किया गया कार्य जो विधि के अंतर्गत दंडनीय नहीं है वो क्राइम है, और जो प्रत्येक ऐसा क्राइम जो विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है वो ऑफेंस है। जो क्राइम है वो जो समाज है उसके आदर्शों के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है लेकिन विधि उसे दंडनीय नहीं बनाती है तो वो क्राइम है। और ऐसे प्रत्येक क्राइम जो विधि दंडनीय बना दिया गया है वो ऑफेंस है। जैसे क्राइम, जैसे
कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है और शादी कोर्ट मैरिज कर लेती है और भाग जाती है घर से। एक समाज के आदर्शों के विरुद्ध किया गया कार्य है, लेकिन ऑफेंस नहीं है। क्राइम है लेकिन ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इसे विधि द्वारा दंडनीय नहीं बनाया गया। हर एक को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, बशर्ते वो जो शर्तें दी गई हैं शादी की, जैसे लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, तो ये जो शर्तें हैं पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं जो अपराध है उसके आवश्यक तत्व। पहला आवश्यक तत्व है मानव। कोई अपराध करेगा तो मानव ही करेगा, लेकिन प्राचीन काल में क्या था कि पशुओं पर, जानवरों पर भी मुकदमे चलाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मानव होना चाहिए। मानव इसलिए कि उसके अधिकार भी हैं और उसका कोई दायित्व भी है। लेकिन जानवरों के अधिकार तो हैं लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं है। बच्चों के अधिकार तो हैं लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं है। इसलिए अभी बताया था कि मैंने, वो 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई कार्य करता है तो वो अपराध नहीं होगा। दूसरा जो इसका तत्व है दुराश्रय, मेंसरिया, बहुत ही आवश्यक तत्व है। इस मेंसरिया के अंतर्गत ही अपराध बनता है। कहा जाता है कि जब तक मन में दोष ना हो, मन दोषी से किया गया कार्य अपराध है, लेकिन जब तक मन दोषी ना हो और किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो दुराश्रय का होना बहुत ही जरूरी है किसी अपराध के लिए। दुराश्रय के वो हम 4 प्रकार हैं। इंटेंशन, जैसे कोई ए व्यक्ति है और बी को मारना चाहता है, उसकी इंटेंशन है बी को मारने की और वो उसे गोली मार देता है, तो क्या हुआ, इंटेंशन हुई मारने की। नंबर 2 उसका है ज्ञान, नॉलेज। कोई 2 व्यक्ति हैं, वो थाने के सामने लड़ रहे हैं, पुलिस उन्हें देख रही है लेकिन वो उन्हें हटा नहीं रही है, जबकि जो पुलिस है उसका कार्य है कि वो उन्हें रोके, उन्हें पूछताछ करे, उनसे मतलब कि उन्हें थाने में बंद करे, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करे, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो क्या कर रही है, उसे नॉलेज है कि मेरा काम क्या है, मेरा कार्य क्या है, मैं पुलिस हूँ और मेरा कार्य क्या है, अपराध का निवारण करना, अपराध को रोकना, लेकिन वो देख रही है मूक दर्शक बनकर, उसे उन दोनों को मारपीट करते हुए देख रही है। तो यहाँ क्या किया उन्होंने, एक अपराध किया, जो मैं बता रहा कि यहाँ उन्होंने अपने जो कर्तव्य का लोप किया, जो उनकी ड्यूटी थी वो नहीं की, तो क्या किया, उसका लोप किया। अब तीसरा जो पार्ट है लापरवाही, रैकलेसनेस, लापरवाही। जैसे कोई रोंग साइड में गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, रोंग साइड में गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, जबकि रोंग साइड में गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। दूसरी बात, कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, उसे पता है कि ड्रिंक करके गाड़ी चलाना अपराध है, नॉलेज है, ज्ञान है कि ड्रिंक्स पीकर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे से कोई दुर्घटना घट सकती है, तो लापरवाही। लापरवाही के अंतर्गत भी क्या आता है, दुराश्रय आता है। नंबर 4 कोताही, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या है, पास में, जैसे एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ मैं एक, जैसे पास में 4-5 बच्चे खेल रहे हैं और एक व्यक्ति वहाँ उनके पास अपनी बंदूक लोडेड कर रहा है और लोडेड कर कर वो वहीं उन बच्चों के पास रखकर किसी काम से चला जाता है, और एक बच्चा उनमें से बंदूक उठा लेता है और चला देता है गोली।
तो वहाँ क्या हुआ, उसकी नेग्लिजेंस है, कोताही है, उसने कोताही बरती, सावधानी नहीं बरती। उसने पता था कि यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे उठा भी सकते हैं, इसको चला भी सकते हैं और किसी की जान भी जा सकती है। तो ये हुआ दुरास्य। दुरास्य हास्य में भी शामिल है, दुरास्य ज्ञान में भी शामिल है, दुरास्य लापरवाही में भी शामिल है और दुरास्य जो कोताही में भी शामिल है। अगर हम किसी को मारने की इच्छा रखते हैं, हास्य रखते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर दुरास्य है। अगर हमें ज्ञान है कि इस कार्य से हमारे घटना घट सकती है, तो तब भी दुरास्य है। और तीसरी, लापरवाही कर रहे हैं हमें पता है कि ड्रिंक पीने से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चलानी, नहीं चलानी चाहिए, तो हम लापरवाही बरत रहे हैं, तो उसमें भी दुरास्य है। और चौथा, कोताही, नेग्लिजेंस। अगर हम पिस्टल बच्चों के सामने भर के रख रहे हैं और बच्चे चला देते हैं, तो वहाँ भी हम यही माना जाएगा कि दुरास्य है। तीसरा पॉइंट है कार्य या लोप। कार्य या लोप। अगर कोई व्यक्ति दुरास्य के अंतर्गत कोई कार्य कर देता है या कोई लोप कर देता है, जैसे कार्य ए को बी को मारना है, ए को बी मारना है और वो उसके घर जाता है और गोली चला देता है और बी मर जाता है, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, कार्य कर दिया। दुरास्य, मानव के मन में दुरास्य आया, ए का बी को मारने का दुरास्य था, उसने कार्य कर दिया और वो मर गया, क्षति हो गई, तो उसने क्या किया, अपराध कर दिया। दूसरी बात, लोप। एक जेलर है, वह कैदी है और वो उस कैदी को खाना देना बंद कर देता है, जबकि उसका कर्तव्य है कैदी को खाना देना, उसका मौलिक अधिकार भी है कैदी का खाना खाना, और वो उसे खाना देना बंद कर देता है और वो सहज सहज धीरे धीरे मर जाता है। तो इसमें क्या किया, उसके मन में दुरास्य था, जेलर के मन में दुरास्य था और उसने उसे खाना देना, इस दुरास्य के अंतर्गत उसने कैदी को खाना देना बंद कर दिया और वो मर गया। तो उसने क्या किया, उसने भी अपराध किया। ठीक है, हमने अपराध के 4 तत्व पढ़े। मानव होना चाहिए पहला, क्योंकि मानव के अधिकार और दायित्व होते हैं। दूसरा, दुरास्य पढ़ा, दुरास्य को भी हमने हास्य में, ज्ञान में और लापरवाही में बताया। दुरास्य जो है इंटेंशन भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, लापरवाही भी हो सकती है और कोताही भी हो सकती है। कार्य या लोप, तीसरा एक्टस रियस। तीसरा जो तत्व है कार्य या लोप, या तो किसी को गोली मार देना, ये कार्य हो गया, और किसी को, अगर जैसे जेलर वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, किसी को खाना, उसकी कर्तव्य है उसे खाना देना और वो खाना ना दे। जैसे माँ बाप हैं, बच्चों को खाना खिलाना, लेकिन वो खाना ना दे और बच्चा मर जाए, तो वो क्या होगा, लोप होगा। उन्होंने अपने कर्तव्य का लोप किया, ओमिशन किया और उसे क्षति होना और क्षति हो गई। तो ये हमने अपराध पढ़ा और उसके आवश्यक तत्व पढ़े। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।